क्या आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रोइंग हो जाएगी कि हमें एक्चुअल अकाउंटेंट्स की जरूरत ही ना पड़े? लोअर लेवल पे स्टाफ की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी काम जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का था जो वो भी काफ़ी एआई कर देगा। रिमेनिंग बचा सीएस का काम, तो वो कम हो नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली तो सीए को ही सर्टिफाई करना है, सीए को ही चेक करना है, सारा ऑडिट करना है, गो थ्रू करना है, सर्टिफिकेशन है, ड्यू डिलिजेंस भी सीए को ही करना है। तो सीएस का काम तो कम नहीं होगा। बजट में जैसे काफ़ी सारे चेंजेस है, तो इससे क्या जो हमारे एफडीआई है इसमें आपको लगता है कि ग्रोथ अब आएगी? और फॉरेन फंड्स तो आएगा। बजट 2026 मेजरली किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? इसमें कुछ नहीं था, पब्लिक को कुछ नहीं मिला, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स होगा। मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या किसी और कंपनी में, तो उसके लिए पहले कौन सा सेक्टर ज़्यादा सूटेबल है? जब भी इकोनॉमी ग्रो होगी तो सबसे पहले बैंक, उसके बाद ऑटोमोबाइल, उसके बाद फिर हाउसिंग और वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज और ये लग्जरी उसके बाद आए। हम ऐसे कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम कंपनी की वैल्यूएशन को जज करते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टेबल है या ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है? बेसिकली देखिए, कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो प्रेजेंट तो सभी लोग देख लेते हैं, पास्ट भी सब लोग देख लेते हैं, लेकिन सारी कैलकुलेशन फ्यूचर की है। या नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कंपनी कहाँ होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस में उछाल आया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, इस पे आपकी क्या राय है? हेलो एवरीवन, आप सुनने जा रहे हैं पॉज पर एक नया पॉडकास्ट। एक बार पॉज लेकर याद कीजिए बचपन के वो दिन जब जेब खर्च मिलता था और कहा जाता था पैसे संभाल कर खर्च करना। आपको नहीं लगता वहीं से शुरू हो गई थी डिसिप्लिन, प्लानिंग और पैसे की असली वैल्यू की समझ? आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रोफेशनलिस्ट से जिन्होंने बचपन की इसी सीख मनी मैनेजमेंट को ज़िंदगी भर के लिए अपना प्रोफेशन बना लिया। चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि ट्रस्ट, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। आज जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो साथ ही फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। वहीं सीए एक फाइनेंशियल डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट सीए सुरेश कुमार जी, जिन्हें इस फील्ड में 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है, जो एक सीनियर प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, जिनकी प्रोफेशनल जर्नी ट्रस्ट, एथिक्स और एक्सीलेंस की मिसाल है। सो लेट्स बिगिन टुडेज स्पेशल कॉन्वर्जेशन विद सीए सुरेश कुमार जी। वेलकम सर टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले हम एक बात जानना चाहेंगे कि जैसे आपको अप्रॉक्सीमेटली सीए की प्रैक्टिस करते हुए मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं, सर आपने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे दौरान में क्या देखा कि हमारे कैसे कैसे टैक्सेशंस में या हमारी जीएसटीज़ में, जिस भी चीज़ों में कितने आपने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली लास्ट 40 ईयर्स में जहाँ अकाउंटिंग मैनुअल्स होते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मैनुअली मेंटेन्स होते थे, क्लर्क्स होते थे, स्टाफ्स होते थे, वो धीरे धीरे रेजिम ख़त्म हो गया, कम्प्लीटली कंप्यूटराइजेशन हो गया। उसके बाद फिर रिफॉर्म हो गया, सॉफ्टवेयर्स बेस्ड हो गया। उसके बाद अब एआई की वजह से नंबर ऑफ चेक्स या ऑटोमेटिकल जनरेटेड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स क्रिएट होने लग गई, तो उससे टाइम सेविंग्स बहुत होने लगा। दूसरा, जो टाइम कंज्यूमिंग था, बड़ी बड़ी ऑल ओवर इंडिया जाके आप ऑडिट्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अलग अलग वेयर हाउस, ऑफिसेज, वो सब सेंट्रलाइज आजकल एक जगह आपको आपके लैपटॉप पे एक रूफ पे आ गया सब एक कुछ। रूट पे सब कुछ आ गया। लेकिन उसमें सब प्रॉब्लम्स ये है कि पहले जो अब मैनुअली करते थे उसमें काफ़ी चीज़ें पकड़ में आ जाती थी। अब सॉफ्टवेयर्स यदि आप नहीं समझते हैं तो सब आप पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को, जब तक कि आप सॉफ्टवेयर को नहीं पकड़ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो बेसिक चेंज जो है ये है कि बेसिक चेंज है कि पेपर से हम डिजिटल हो गए। सर, तो सर जब आपने अपना करियर शुरू किया एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, आप अकाउंट्स की फील्ड में हैं, तो आपने अर्ली चार्टेड अकाउंटेंट्स में आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी कि हाँ हम इस चीज़ को फेस किया कि इनिशियली हमें इन चीज़ों में दिक्कत होती थी जो आज फिर भी काफ़ी रिलैक्सेशन है? एजुकेशन के टाइम पे, हाँ बिल्कुल। तो एजुकेशन के टाइम पे पहले कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ऐसा, या ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी आदमी आराम से कोचिंग ले ले, या आप किसी जगह जाके इजीली आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, शॉर्ट आउट कर लें कहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से या
यूनिवर्सिटीज कॉलेज कहीं से भी कोई प्राइवेट एजेंसी कोई नहीं था, कोचिंग क्लासेज होती नहीं थी, ट्यूशन्स होते नहीं थे, सिर्फ एक स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट सप्लाई करता था, उससे हम स्टडी करते थे, रेफरेंसेस भी ढूंढते थे मार्केट में, सेल्फ स्टडी करते थे, प्रॉब्लम्स आती थी उसको आपस में दोस्त लोग ही डिस्कस करके शॉर्ट आउट करते थे, और फिर डायरेक्ट एग्जाम ही होता था, कोई क्वेश्चनरी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, डायरेक्ट एग्जाम देते थे। ओके और आज की डेट में तो हमारे पास एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस आ गए, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, नेट है, ऑनलाइन क्लासेज हैं। तो मतलब एजुकेशन में सर मतलब बहुत डिफरेंस था कि उस समय मैक्सिममली एवरीथिंग गोज विद सेल्फ स्टडी, अपनी लर्निंग के बेसिस पे, और अब सारा हो गया डिजिटलाइजेशन हो गया, आपके पास पैसा हो तो कोचिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। पहले सर जैसे उस समय एक बड़ा चेंज आया था, लिबरलाइजेशन, जो 1991 का रिफॉर्म रहा, एलपीजी हमारा जो आया, तो उसमें सर सीए की फील्ड्स में भी कुछ चेंजेस आए, या ये जो था ये सिर्फ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित था? नहीं, इससे जो ग्लोबलाइजेशन हुआ हमारा जी, 91 इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद हमारे यहाँ पहले सिर्फ लिमिटेड कंपनीज थी, लिमिटेड गुड्स होते थे, लिमिटेड आइटम्स होते थे इंडिया में, उसके बाद फॉरेन के आइटम्स हमें देखने को मिले इंडिया में, फॉरेन कंपनीज आई, उन्होंने इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन किया, एक्सपांशन हुआ, एफडीआई आया, उसकी वजह से काम बढ़ा, सब्सिडरी कंपनीज बढ़ी, तो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स नए इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में। सर सब्सिडरी कंपनीज और जो मेन कंपनीज होती हैं, इनमें मेजरली डिफरेंसेस क्या होता है कि एक मेन एंटिटी और सब्सिडरी एंटिटीज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, या इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते? नहीं, डिफरेंसेस बहुत होते हैं। सब्सिडरी कंपनी के ऑनर होल्डिंग कंपनी होती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी अपने आप में इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो उसका मैनेजमेंट भी अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है सब कुछ, और वो उसके प्रॉफिट्स लॉस सब इंडिपेंडेंट होते हैं, खाली वो शेयर होल्डर होते हैं होल्डिंग कंपनी में। मतलब एक ही एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक से ज्यादा कंपनी में होल्ड कर रखा है, ऐसा कह सकते हैं? नंबर ऑफ बिजनेस, कोई एक मालिक 4 दुकानें खोल ले तो चारों दुकानें डिफरेंट वर्क कर रही है, डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं, डिफरेंट हुआ है, लेकिन मालिक एक ही है। तो होल्डिंग कंपनी मालिक है, सब्सिडरी अपना अपना बिजनेस कर रही है। मतलब एक ही ओनर की मल्टीपल कंपनीज हम कह सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज। तो सर अब जो नया बजट आया, जो बहुत चर्चा में है, जो भी 1 फ़रवरी को आया 2026 का बजट, इस बजट में सर आप कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हमें बताएं कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है या किसी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो बजट 2026 मेजरली किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? 2026 बजट जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को कुछ मिला नहीं उसमें, इसलिए हर आदमी कहेगा कि इसमें कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल, बेसिकली। लेकिन इसमें अल्टीमेटली हमारा जो क्या कहना है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और सेकंड रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं कि अब गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, डिफेंस पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, और जो लेटेस्ट हमारे सेमीकंडक्टर्स और इन सब पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया है इस बजट पे, और उसमें डायरेक्ट पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट्स होगा, बड़े बड़े टेंडर्स होंगे, या बड़ी इंडस्ट्री जो इन्वेस्ट करेगी उनको मिलेगा। टैक्स हॉलीडेज भी ये कह रहे हैं क्लाउड बेस्ड कोई लगाएगा डाटाबेस, उसको भी उन्हीं को मिलेगा जो बड़ी कंपनीज हैं, विदेशी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज भी जो बड़े बिग हाउसेज हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इनडायरेक्ट हमारी पब्लिक छोटी कंपनीज को इसलिए होगा कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है बड़ी इंडस्ट्रीज सब कॉन्ट्रैक्ट देती है छोटी कंपनीज को, सब वो फिर लोकल लोगों को हायर करते हैं, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, लॉजिस्टिक, सब में फ़ायदा होगा लोकल आदमी को जहाँ भी ये वर्क होगा। तो मतलब बजट हमें इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा? डायरेक्टली किसी को भी कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। तो सर बजट से पहले जैसे एक न्यू इनकम टैक्स में चेंज आया जो काफ़ी रिवोल्यूशनरी था कि अब 12 लाख रुपीज़ पर एनम तक पे आपको रिबेट है। तो सर ये किस एक्सटेंट तक है कि हाँ 12 लाख में, या इसमें भी कोई कैटेगरी है कि नहीं वर्किंग के लिए नहीं है, या इसमें भी कुछ और सब पॉइंट्स हैं? नहीं, इसमें ये है कि जिसका टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ तक है उसको रिबेट मिल जाएगा टैक्स में, टैक्स तो कैलकुलेट होगा लेकिन रिबेट मिल जाएगा। रिमेन लोगों को रिबेट नहीं मिलेगा, तो जब रिबेट के बाद टैक्स नील हो जाएगा तो लगता है कि भाई इतना अपने को। और सर जिनकी नॉर्मली 12 लाख से प्लस होगी, तो उसके बाद जो 12 लाख के बाद का जो अमाउंट होगा, मान लीजिए इट विल बी लाइक नेक्स्ट 5 लाख और 7 लाख, तो उस पे परसेंटेज वैसे ही काउंट होगा जैसे पहले होता था, या नहीं इसमें भी चेंजेस होंगे? उसमें गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि जो हायर स्लैब्स वाले हैं उनके लिए स्लैब रेट्स में टैक्सेशन की रेट्स कम कर दिए, तो उनको भी बेनिफिट हुआ है इसमें न्यू रेजिम में। तो सर अब हाईएस्ट कितना हो गया? जैसे पहले आई थिंक 30% के अप्रॉक्सीमेट कुछ था, तो अब उसमें कुछ चेंजेस हैं या वो अभी भी रिमेन ही है? नहीं है, तो अभी रिमेन 30% ही, लेकिन काफ़ी स्लैब रेट में डिफरेंसेज आ गए हैं। पहले
स्लैब रेट बहुत कम थी, 5 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल। अब अलग अलग स्लैब्स बना दिए हैं और उनकी रेट्स भी कम कर दी, तो अल्टीमेट बेनिफिट सभी को है। तो सर ये जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने इनकम टैक्स में चेंजेस देखे, काफ़ी समय तक वो 4 लाख या 5 लाख रुपए पर एनम तक ही वो रिबेट करते थे, या वुमेन्स के लिए एक स्पेशल ऑप्शन होता था। तो इतने लंबे समय के बाद हम ये चेंजेस क्यों हुए? एक्चुअली गवर्नमेंट को अपना जीडीपी बढ़ाना है बेसिकली, और जब लोगों के हाथ में टैक्स ना दे के पैसा हाथ में आएगा तो या तो वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्ट भी नॉर्मली कैपिटल मार्केट के थ्रू एक्सपांशन में जाएगा हमारा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग में, या कंज्यूम करेगा, मतलब करेगा। और सेकंड, अगर हम वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो भी सब इंडस्ट्रीज में लगना है पैसा, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन होगा। सेकंड, खर्च करेगा कंज्यूमर, तो उससे जीडीपी अपने आप बढ़ेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा, कलेक्शन होगा। तो टोटल जितना रिबेट मिला है उसका मैक्सिमम पोर्शन तो गवर्नमेंट पर इनडायरेक्टली चला ही जाएगा। मतलब वो बेसिकली चाह रही है कि लोग अब ज़्यादा कंज्यूम करें, हाँ कंज्यूम करें रेदर देन टैक्स की जगह, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वहीं रोटेट होके आने लग जाएगा। इकोनॉमी में रोटेट हो गया, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने लग जाएंगे, जीएसटी है या अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर जैसे अभी मैंने इसके साथ साथ सुना है कि आईटीआर की शायद फिलिंग डेट्स वगैरह में भी डेडलाइंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, कि अब उन्होंने शायद एक्सटेंड कर दिया है। तो इससे सर आपको लगता है कि वर्कलोड में डिफरेंस होगा? क्योंकि पहले तो जिस दिन आईटीआर के लास्ट 2 या 3 दिन होते थे तो बहुत, मतलब किसी सीए के पास टाइम नहीं होता था। तो अब जैसे वो थोड़ा एक्सटेंशन हुआ तो उसमें थोड़ा रिलीफ हुआ, तो इससे क्या वर्कलोड पे भी अकाउंट्स में फ़र्क पड़ेगा या नहीं? वर्कलोड पे तो एक्चुअली वही जो लास्ट मोमेंट की इंडियंस की आदत है वो तो एज इट इज रहना है, उसमें कोई विशेष सर लोग फर्क वैसे नहीं पाना। यूजुअली लास्ट मोमेंट में क्यों फिल करते हैं? जब उनको पता है वी हैव लाइक 15 डेज लेफ्ट और 1 मंथ लेफ्ट, तो लोग प्रायर क्यों नहीं इसको फिल करते? कई कारण है। एक तो गवर्नमेंट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता रिकॉर्ड्स भी ना कहीं। दूसरा, आदमी को प्रैक्टिस में है, ब्लड में है कि अपने को हो जाएगा, चल जाएगा, ये आदत है हम लोगों की। लेकिन अब इसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि जो हमारी एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं वो अपडेटेड मिल जाएगी। अब डिले होगा, 31 अगस्त गया है और उसके बाद हमारी 31 दिसंबर जो एक्सटेंड किया है 31 मार्च के लिए, रिवाइज रिटर्न के लिए, उस टाइम तक हमारा कई बार एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो भी अपडेट नहीं रहता, तो वो अपडेटेड मिल जाएगा। तो उसके बाद लिटिगेशंस का भी काफ़ी कमी आएगी। जब हम रिवाइज कर देंगे रिटर्न तो लिटिगेशंस नहीं होंगे, नोटिसेज कम आएंगे, मेंटल पीस रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्कलोड स्मूथ होगा। हाँ, वर्कलोड स्मूथ होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, टैक्सेज भी प्रॉपर मिल जाएंगे। सर जैसे अब इन सब चीज़ों में धीरे धीरे टेक इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, चाहे हम कहीं कि अभी अपनी बात कही कि हमने वो पेपर वाला समय भी देखा और आज हमने डिजिटली टैली और भी सारे सॉफ्टवेयर जिन पे हम कर रहे हैं। तो सर क्या आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रोइंग हो जाएगी कि हमें एक्चुअल अकाउंटेंट्स की या इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, या नहीं ये रिप्लेसेबल नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लोअर लेवल पे जो क्लरिकल लेवल्स का वर्क था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि काफ़ी काम हम लोग कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर कर लेता है, तो स्टाफ इतना लोअर लेवल पे स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी काम जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का था जो वो भी काफ़ी एआई कर देगा। रिमेनिंग बचा सीएस का काम, तो वो कम हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली तो सीए को ही सर्टिफाई करना है, सीए को ही चेक करना है, सारा ऑडिट करना है, गो थ्रू करना है, सर्टिफिकेशन है, ड्यू डिलिजेंस भी सीए को ही करना है। तो सीएस का काम तो कम नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, नंबर ऑफ प्राइवेट क्लाइंट्स, कंप्लाइंसेज गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। जैसे जैसे ईजी हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, कंप्लाइंसेज भी बढ़ेगी। तो सीए जैसे एक सीए एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो अपनी क्या कहते हैं कि हमारे कैसे ना, वो उन्होंने अपनी बेसिक इंटर्नशिप कर ली। अब जैसे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो जैसे हम लोग नॉर्मली हर फील्ड में अपडेट होते हैं, तो सीएज अपना आपको अपडेट करने के लिए क्या करते हैं? मतलब दे रीड समथिंग और दे डू सम स्किल्स, किस बेसिस पे वो अपना आपको अपडेट रखते हैं जो नए नए इंटरनेशनल मार्केट में रिफॉर्म्स आ रहे हैं? बेसिकली जब सीए जो सर्विस में होते हैं उनको तो ट्रेनिंग दे देती है कंपनी, जिस डिपार्टमेंट में होते हैं उस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो अपडेट वैसे हो जाते हैं अपने वर्क के हिसाब से जो कंपनी को चाहिए। प्रैक्टिसिंग सीए को जो क्लाइंट्स होता है, अगर उसको कहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और नॉर्मल कोर्स में बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज जो प्रैक्टिसिंग सीए उसको
ऑटोमेटिकली आ जाती है सेमिनार्स में या प्रैक्टिकल करते करते। तो या सर इसके क्लाइंट लिए क्वेश्चन आईसीए करता भी है तो कुछ आ जाता इनिशिएटिव लेता है? इसके लिए कोई आईसीए भी इनिशिएटिव लेता है कि कुछ इस तरह के सेमिनार्स को वो अरेंज करे फॉर न्यू पॉलिसी समथिंग? ICICI के स्टडी ग्रुप्स होते हैं, उसमें कंपलसरी ट्रेनिंग है, तो कंपलसरी ओवर्स टाइम देना होता है, तो वहाँ पे अपडेट रहता है। मैंने कहा कि मैंने आईसीए का तो बहुत रोल होता है कि वो चीज़ों को आगे प्रमोट करे। हाँ। तो सर जैसे कि अब कमिंग बैक टू द बजट पॉइंट कि सर अब बजट में जैसे काफ़ी सारे चेंजेस आए, तो इससे क्या जो हमारे एफडीआई है इसमें आपको लगता है कि ग्रोथ अब आएगी और लोग फॉरेन से हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? ये बजट इस बार उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा? इस बजट में आप सभी को ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, में, सबसे ज़्यादा डिफेंस में उन्होंने डिफेंस में दिया है। भी बढ़ाया है बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया है, टेक्सटाइल्स के लिए बढ़ाया है, और जो टैक्स हॉलीडे दिया है क्लाउड बेस्ड डेटाबेस को, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आना ही आना है, क्योंकि 2047 तक क्लाउड बेस्ड कंपनीज को टैक्स हॉलीडे दे दिया है, जो डाटा सेंटर्स हैं, तो फॉरेन फंड्स तो आएगा, मतलब पहले से बढ़ेगा। हाँ पहले से बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इमीडिएटली जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा इंटरनेशनल जो हमारा साख है भारत की, जब तक उस पर। और सर जो ये टीसीएस का रिमेसमेंट हुआ कि टीसीएस भी पहले से काफ़ी अभी कम किया उन्होंने, इसका भी कोई फ़र्क पड़ेगा या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जिसको जिसको डायरेक्टली पेमेंट फॉरेन भेजना हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए या मेडिकल के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले टीसीएस ज़्यादा कट जाता था, उसको रिफंड लेने में साल भर 15 महीने लग जाते थे, अब उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जिसने एजुकेशन लोन लेके और वो बाहर फॉरेन डेबिट कर रहा था, उसको टीसीएस कटने की वजह से लोन ज़्यादा लेना पड़ा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल, तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब टीसीएस कम करना एक सही डिसीजन है हाँ अभी। सही डिसीजन है, प्रैक्टिकल डिसीजन है। कि जो कहीं ना कहीं ये काम करेगा। हाँ इससे बिल्कुल सही बात है कि बजट में हम देखें तो इनडायरेक्टली हम लोगों को बेनिफिट होगा, पर डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में भी मुझे नहीं लग रहा कुछ खास बेनिफिट आएगा। सर इन बिटवीन दिस मैं चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आपके इस पूरे लंबे सफ़र में कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आपके साथ कैसा रोल रहा, किस तरीके से आपने कंपनीज के साथ टैकल किया, कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगे कि हाँ एक हमारे लिए एक अच्छा इंस्पिरेशनल हो सकता है कि कैसे वहाँ पे आपने चीज़ों को फिगर आउट किया। तो सर आप ऐसा कुछ शेयर करें, दैट वाज ग्रेट टू नो। एक्चुअली हम लोगों ने जब सीए किया 40 साल बैक, 40 इयर्स बैक, उस टाइम सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जहाँ भी इंटरव्यू देते थे आपका सिलेक्शन हो जाता था, चाहे पीएससी हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे फॉरेन जाना हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट था आपको जिस शहर में इंडिया में रहना हो वहाँ पे आपको सर्विस इजीली अवेलेबल हो जाती थी बड़े सिटीज़ में। और किसी को रिमोट में रहने का इच्छा हो तो फैक्ट्रीज़ में भी सर्विसेज अवेलेबल होती थी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती थी वो आती थी प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम थी, और प्रैक्टिस का डिसीजन लेने के बाद आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी उसका आइडिया नहीं होता था। आदमी को लगता था प्रैक्टिस में चालू कर दी काम आ जाएगा, काम कभी भी नहीं आता। आदमी सोचता है मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे रिलेशंस हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे को काम मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता प्रैक्टिकली। उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल पेशेंसली टाइम पास करना पड़ता है अपने ऑफिस में। और लोगों को जब ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये बंदा प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहेगा, तो वो आपके साथ शेयर करता है अपनी कॉन्फिडेंशियल ITRs, अपनी ऑडिट्स, अपना बिजनेस। उससे पहले वो शेयर नहीं करता, चाहे आपका कितना भी जानकार हो। तो जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रगलिंग होता है, और उसके लिए हमने साथ साथ कभी भी प्रैक्टिस के साथ साथ साइड वर्क करना ही पड़ा। जैसे आप कहीं जॉब भी ले सकते हैं या समथिंग एनीथिंग। हाँ, जॉब नहीं, बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी कंपनीज का वर्क, उनके बड़ी जो सीए फर्म्स थी उनके साथ काम किया। उनका कुछ काम आपने लेके काम किया, लेकिन उसके बाद रेम्यूनरेटिव नहीं होता था वो, लेकिन क्योंकि वर्क होता था, आपका टाइम पास होता था, मन लगता था, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता था। सेकंड, आपको साइड में कुछ ना कुछ और काम भी करना पड़ता था अदर देन सीए प्रोफेशन। तो एक उसको किसी भी तरह 5 साल निकालने होते थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट था प्रैक्टिस का वो यही था कि आप जितने लोगों से मिलते थे तो इंट्रोडक्शन बड़ा इजी होता था। लोग रेस्पेक्ट करते थे आपका सीए की डिग्री देख के, आपको बैठाते थे, और ज़रूरत पड़ती तो याद भी करते थे आपके व्यवहार से। और अगर आपने कमिटमेंट किया तो प्रॉफिट लॉस बिना देखे यदि आप उसको कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। और उसके बाद 5 साल बाद
वर्क जो है अपने आप आता है, और एक क्लाइंट ही आपको 10 क्लाइंट दिलाता है। सर अब जैसे धीरे धीरे देखने में ऐसा आ रहा है कि सीए के प्रोफेशन को काफ़ी कम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो मतलब उस तरफ रुझान कम हो रहा है। इसका क्या कारण होगा सर कि अब लोग सीए के प्रोफेशन में कम जा रहे हैं, कम उसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं? एक्चुअली अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, मुझे जो समझ में आता है। एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता नहीं है, थोड़ा नॉलेज की भी प्रॉब्लम है। अगर हम सीए प्रोफेशन जो है उसमें एक व्यक्ति अगर डिटरमिन कर ले 10th 11th क्लास से कि मुझे सीए करना है, तो इट इज़ वेरी इजी कि वो बीकॉम करते करते, मतलब बीकॉम करेगा उतने टाइम में सीए भी कर सकता है। क्योंकि और जब नहीं सर, जैसे अब एग्जांपल है, मैं अभी कुछ दिन पहले फैक्ट्स देख रहे थे कि अप्रॉक्स इंडिया में 28 लाख से समथिंग कुछ अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है, और जो सीएज हैं वो मोर देन 4 लैक्स हैं, 4 या 5 लाख समथिंग का कुछ था उसमें था। तो अब एक देखा जाए तो एक सीए की कैपेसिटी तो काफ़ी होती है, काफ़ी कंपनीज को मैनेज करने की होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे सीए ज़्यादा होते जा रहे हैं और रजिस्टर्ड कंपनी शायद कम है, मे बी इसलिए लोग शायद उसे ऑप्ट ना कर रहे हो। नहीं, ये कारण नहीं है, और ये आंकड़े भी ठीक नहीं है, क्योंकि 28 लाख कंपनी अगर आप बता रहे हैं, 25 लाख 24 लाख कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ये तो सिर्फ वो कंपनी है जो आरओसी में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, एलएलपी फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इंडिविजुअल बिजनेस हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। सेकंड, जो टोटल सीए हैं 4 लाख, उसमें से हार्डली 30 to 35% सीए प्रैक्टिस में है, बाकी सब सर्विसेज में हैं। या तो कंसल्टेंसी फर्म्स में सीए फर्म्स हैं, या बिग फर्म्स हैं, बिग 4 उसमें सर्विस कर रहे हैं। सर सीए ये चॉइस क्यों करते हैं, मतलब जो मैक्सिमम सीएज है कि हमें, जैसे आपने कहा कि 30-35% ही प्रैक्टिसिंग में होते हैं, अदरवाइज सब सर्विस लेते हैं, क्यों सर? जब उन्हें पता है प्रैक्टिसिंग करके अपना एक अच्छा सोसाइटली बेनिफिट ले सकते हैं, तो फिर वो सर्विस में क्यों जाते हैं? 5 साल का पेशेंस का प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम 5 साल पेशेंस का है। और एक्चुअली क्या है, जैसे आदमी सीए करता है तो जिस दिन रिजल्ट आता है उससे पहले और सीए करने के बाद मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होता व्यक्ति में। मॉर्निंग और इवनिंग में क्या फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं। लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है, हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। इवन तो आपके पेरेंट्स समझेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ही नोज एवरीथिंग, समाज भी यही समझता है, दोस्त भी यही समझते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है तो आदमी को लगता है कि उसके हिसाब से मेरे को सोशल, मेरा स्टेटस भी होना चाहिए, मेरे पास वो सब फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो वो सर्विस में चला जाता है। प्रैक्टिस में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा 5 साल, वो जल्दी अचीवेबल नहीं है, कंपेयर नहीं कर पाएगा वो कभी भी सर्विस वाले के साथ इनिशियली। बाद में वो बहुत बेनिफिट में रहेगा, लॉन्ग टर्म में उसको बहुत मजा आएगा सर्विस वाला। तो सर अब जैसे कोई पर्सन इनिशियली सीए अपनी कर लेता है, जैसे अब तो इंटर्नशिप्स का टाइम भी बढ़ गया है, पहले तो इंटर्नशिप्स आई थिंक कम थी, अब तो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। अब कम हो गया, 2 साल हो गया, पहले 3 साल था। अच्छा, मेरे को उल्टा लगा। नहीं, अब पहले 3 साल हुआ करती थी, अब 2 साल हो गया। तो सर जैसे अब कोई सीए की अपनी डिग्री कर लेता है, उसको मेंबरशिप मिल जाती है, तो उसके बाद अगर वो पहले इनिशियल फेज में प्लान करे कि वो प्रैक्टिस में जाता है, तो आप उसे कैसे सजेस्ट करेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या कैसे आप लोगों को धीरे धीरे अपने बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो, उन्हें अप्रोच कर सकते हो कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, या एक सीए ये टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कैसे कम्युनिकेट करें इन बातों को? एक्चुअली क्या है, अब तो बड़ा इजी है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिर्फ वर्क लाना है, और वर्क लाने के लिए कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का क्रिएट होना ज़रूरी है। वो तो टाइम के साथ आएगा। वो टाइम के साथ आएगा। तो अगर, क्योंकि आजकल वर्क कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है, नेट है, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की भी सब ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट्स हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। तो अब काम लेके आना डिफ़िकल्ट है, और काम लेके आने के लिए जब तक लोगों का आप पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा ट्रस्ट से, कॉन्फिडेंस से, आपके कमिटमेंट से, आपकी सिंसियरिटी से, तो इट विल टेक टाइम। ट्रस्ट क्रिएट होने में टाइम लगेगा। सर वैसे सीए के अपार्ट ऑफ, जैसे हमने कहा कि ऑडिट हो गया, बैलेंस शीट्स हो गई, आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना हो, इसके अपार्ट में सीए के और भी क्या क्या रोल्स होते हैं? सीए का बहुत अच्छा है कि सीए का बेसिक नॉलेज करीब करीब फाइनेंस के हर फील्ड में होती है जी। और यदि वो ट्रेनिंग ढंग से करता है तो उसको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, क्लाइंट्स को टैकल करना भी आ जाता है। तो इसका मतलब पब्लिक के साथ उसके डीलिंग अच्छी हो जाती है, और उसको काफ़ी फील्ड्स की नॉलेज भी हो जाती है। इस क्लाइंट का अगर डेप्थ में ऑडिट करता है तो उसको बिजनेस की भी नॉलेज हो जाती है,
तो अगर वो चाहे तो इसके अलावा सबसे अच्छा है बिजनेस करे, प्रोफेशन के साथ कंसल्टेंसी है, लिटिगेशंस हैं, आर्बिट्रेशन है। इस कैपिटल मार्केट इतना बड़ा है कि उसका कोई है ही नहीं, पूरी वर्ल्ड उस पर चल रहा है, तो उसमें भी उसको बेसिक नॉलेज कंप्लीट होती है। अगर वो थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करे तो बहुत कुछ गेन कर सकता है कैपिटल मार्केट में। इंटरनेशनल टैक्सेशन भी, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, एमएनसीज आ गए इंडिया में, और इसके अलावा आजकल सर जो इंटरनेशनल टैक्सेशंस हैं, मतलब जो एमएनसीज में जो अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है और जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें से डिफरेंसेस हैं या इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगभग सेम है? लगभग सेम है, कुछ कंट्रीज में अलग अलग। तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ने हमारी गाइडलाइंस दी हुई है IFRS की, जो बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसको अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है, उसके हिसाब से रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। तो वो करीब करीब हम मैचिंग करके ही आते हैं जो बड़ी लिस्टेड कंपनी है उनका। बट सर अगर वो इंडिया में ऑपरेट करें, एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अमेजोन की, वो US बेस्ड में है, या कोई और UK की कंपनी है, अब वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो फिर वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया के हिसाब से फॉलो करेगी या फिर वो जिस होम कंट्री वहाँ के फॉलो करेगी? एक्चुअली क्या, इंडिया में तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रखना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट से प्रेस्क्राइब्ड है, और ऑडिट भी उसी अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब उनका पेरेंट कंपनी में मर्जर करेगी, वहाँ का जो CEO होगा वो उसके हिसाब से वहाँ चेंज करके, मतलब वो एक ही टैक्स को या एक ही डाटा को दो तरीके से रेडी करेंगे? हाँ, रेडी करेगा वो, वहाँ का CEO उसको चेंज कर देगा। तो वर्कलोड बढ़ रहा है, वहाँ डॉलर में हो जाएगा। हाँ। नेचुरल है, वहाँ का जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें रिपोर्टिंग करेगा। टैक्सेशंस का भी डिफरेंस होगा। हाँ, टैक्सेशन का डिफरेंस। सर वैसे CA और CFA, जैसे CFA भी बहुत ट्रेंडी है, लोग कहते हैं हम CFA कर लेते हैं, CSA से इजी है, तो CA और CFA में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? CFA एक लिमिटेड दायरे में काम करता है, वो एनालिटिकली डाटा एनालिसिस करता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा उसका क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब वो कैपिटल मार्केट के लिए बहुत फिट है, कंपनीज के लिए फिट है, जो खाली डेटा एनालिसिस कर लेगा, उस पर रिकमेंडेशंस दे देगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो CFA करता है वो काम तो करता ही है, इसके अलावा उसके बाद सारे फील्ड्स होते हैं। मतलब करियर अपॉर्चुनिटी CA में ज़्यादा है? मैंने कहा करियर अपॉर्चुनिटी मतलब CA में ज़्यादा है? CA में ज़्यादा, CFA में ज़्यादा कुछ है नहीं। CFA में एक लिमिटेड है, लेकिन किसी को अगर फॉरेन सेटल होना हो तो CFA कैपिटल मार्केट की वजह से, एनालिटिकल उसकी वजह से, कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं बड़ी इंटरनेशनल, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है CFA की, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट का एनालिसिस करते रहते हैं। सर जैसे अब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, MSMEs आ रही हैं, और उद्यम भी, काफ़ी सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, तो इसमें जो CA की प्रोफेशंस हैं उनके लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं? जैसे स्टार्टअप, जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अब उसमें ऑप्शन होता है कि 3-3 साल का आपको ITR में कुछ बेनिफिट मिलता है, कहीं और सब्सिडी मिलती है, तो इसमें क्या चीज़ें रहती हैं? तो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसमें एक्चुअली क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रहा है, FDI जा रहा है, लोग स्टार्टअप में काफ़ी सीड फंडिंग्स आ रही है, तो CS के काम तो बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि सर्टिफिकेशन चाहिए उनको, ड्यू डिलिजेंस चाहिए, जो भी फाइनेंसर है उसको ड्यू डिलिजेंस भी कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस भी चाहिए, बैंक्स को भी चाहिए, जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी कंप्लीट। तो CS का काम तो बढ़ रहा है, लेकिन लिमिटेड CA फर्म्स के पास जाता है ये काम, जो बड़ी जनरल CA के पास ही, आप सोचें हर CA के पास ये काम नहीं आता, बिकॉज उसके लिए एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। एक्सपीरियंस भी चाहिए, और लिमिटेड है। स्टार्टअप भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम हमारे यहाँ कोई फ्लड आ रहा हो। जैसे अब कैसे दिखा रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो स्कीम गवर्नमेंट दे रही है, उसमें काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। हाँ, नो डाउट उसमें कुछ बंद भी हो रही हैं, कुछ मूव भी कर रही हैं, तो आई थिंक उसमें धीरे धीरे अभी ग्रोथ आ रही है। बेसिकली क्या होता है, जो उनको सीड फंडिंग कर रहा है, सीड फंडिंग सर क्या होता है? मतलब बेसिक फंडिंग, जो काम स्टार्ट करने के लिए आपको फंडिंग कर रहा है, जिसका कि रिटर्न तो भी पता ही नहीं है कि काम चलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो इतनी रिस्क ले रहा है वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि उसके वो ऑडिटर अपना रखेगा या वो रिकमेंड करेगा कि इससे ऑडिट कराइए, इस पे मेरे को ट्रस्ट है, ये आपकी बैलेंस शीट सही देगा, सही ऑडिट करे। तो वर्क लिमिटेड कंपनीज के पास जाता है, उसी फर्म्स के पास, जो बड़ी स्टार्टअप्स हैं उनका। सर वैसे एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक प्रोप्राइटरशिप में, एक
पार्टनरशिप में, एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में, मतलब हम अलग अलग कंपनीज देखते हैं, किसी पे लिमिटेड लिखा है, किसी पे LLP लिखा है, इन सब कंपनीज में डिफरेंसेस क्या होता है और लोग क्यों उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं? कि कुछ कहते हैं नहीं हम तो, हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है, हम तो प्रोप्राइटरशिप में ही खुश हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनीज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? प्रोप्राइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके। लेकिन जब हमारा बिजनेस एक्सपांड होता है तो एक व्यक्ति ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्टनर्स को ढूंढता है कि एक पार्टनर अपना अपना कोई परचेज देख रहा है, कोई सेल्स देख रहा है, कोई फाइनेंस अपने देख हैंड्स बढ़ा रहा है, तो नेचुरली बिजनेस भी ग्रो होता है जब 4 आदमी मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप हो जाती है। लेकिन अब फिर और बड़ा ग्रो करना है, फिर आदमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाता है, और जब उसको लगता है कि अब मेरे को इंस्टीट्यूट से ही पैसा चाहिए, बैंक से ही हैवी मनी या लोन्स चाहिए, एडवांसेज चाहिए, और लोगों में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब आप रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर हो, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब भी आएंगे, उससे पहले कोई आएगा नहीं। आपको इंडिविजुअल लेवल पे कोई जो आपको जानता है वही फाइनेंस करेगा, लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट से चाहिए, बैंक से चाहिए या कहीं और से चाहिए फाइनेंस, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आना ही पड़ेगा। सर जैसे अभी लेटेस्टली काफ़ी सारी न्यू कंपनीज, मतलब जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ लिमिटेड टाइम हुआ, और वो IPOs में आ गई। तो सर IPOs में आने का क्या रीज़न होता है कि यूजुअली कंपनी का मतलब एक्सपैंड, देखिए मनी एक पॉइंट तो है कि मनी तो उसको मिलेगा, वो इसीलिए रेस कर रहा है, पर और भी क्या रीज़न होते हैं कि कोई भी कंपनी IPO में आना चाहती है? एक्चुअली क्या है, जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है और जब बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद या तो वो फर्दर एक्सपांड करे, उसके लिए IPO लाता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और उसके अगेंस्ट में मैं 50% डाइल्यूट भी कर दूँ, ऑनर में ही रहूँगा, पैसा आ जाएगा। अब जो IPO से जो पैसा आता है, या तो वो उसको बिजनेस एक्सपांशन में लगाएगा, या वो क्या करेगा, उसने डेट ले रखे होंगे, उसको डेट को रीपेमेंट करने में लगाएगा। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा IPOs में जो होता है, जो इनडायरेक्टली जिन लोगों ने इनिशियली शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं अच्छी वैल्यूएशन पे, तो उनका तो पैसा निकल गया, उन्होंने जो फाइनेंस किया था, और अब बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे वो निकल के अपना पैसा निकाल के ले जाता है। वैसे कहीं ना कहीं IPOs एक कंपनी के फाउंडर के लिए हेडेक नहीं है, क्योंकि अब जब उसने बहुत ज़्यादा पैसा रेज कर लिया, अब नाउ उसे बहुत ज़्यादा लोगों को अपने बिजनेस के सीक्रेट्स भी शेयर करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंशियल डाटा भी शेयर करना पड़ेगा, हमें अपने अकाउंट्स भी शो करने पड़ेंगे। तो क्या एक फाउंडर के लिए डिसीजन ठीक है कि उसे अपनी कंपनी को IPO में इस तरीके से लाना चाहिए? मैंने आपको पहले अभी पिछली बार भी बताया कि बेसिक ये है कि उसमें उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर उसको बिजनेस एक्सपांड करना है तो फिर फर्दर लोगों को शामिल करना ही पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी ही पड़ेगी, फॉरेन फंड भी लाना है, फॉरेन शेयर होल्डर्स भी लाना है, इंडियंस भी लाना है, हाई नेटवर्थ वाले लोगों को भी जोड़ना है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर उसका इरादा इसको नहीं है ट्रांसपेरेंसी लाने का, तो उसके लिए हेडेक है। क्योंकि इंडियन माइंडसेट तो होता है ना, मतलब अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हाइड रखो, हाइड एंड सीक, और ऐसी मेंटेलिटी IPOs में तो पॉसिबल ही नहीं। IPO में तो यू हैव टू ओपन एवरीथिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसको या तो एक्सपांड करे, या फिर वो अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं। फिर जो व्यक्ति पब्लिक है या जो इंस्टीट्यूशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है, फिर उनके हाथ मैनेजमेंट। जैसे भी अपने एक बात कही कंपनी वैल्यूएशन की, तो सर हम ऐसे कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम कंपनी की वैल्यूएशन को जज करते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टेबल है या ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर हम आपसे कहें कि सर आप ऐसे 4-5 फैक्टर्स बताओ कि इस बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि हाँ इनिशियली आप इस कंपनी में फंडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टर बन सकते हो, तो वो ऐसे 4-5 फैक्टर्स क्या होंगे? बेसिकली देखिए, कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो प्रेजेंट तो सभी लोग देख लेते हैं, पास्ट भी सब लोग देख लेते हैं, लेकिन सारी कैलकुलेशन फ्यूचर की है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं 5 ईयर्स के लिए सपोज इन्वेस्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कंपनी कहाँ होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो ठीक नहीं है तो नहीं करना चाहिए। तो सर ये फ्यूचर कास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, उसके प्रोडक्ट है, उसका मैनेजमेंट है। ओके, मतलब प्रोडक्ट कितना ट्रेंडी है, प्रोडक्ट कितना ट्रेंडी है, या प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या होगा। और उसके एग्जांपल लेते हैं सर, हम एक एग्जांपल से इसे तो समझते हैं कि एग्जांपल है कि कोई प्राइवेट बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक जो भी मार्केट में, और हमें लगता है कि उसके हमें शेयर्स लेने चाहिए, तो हम उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स को देखें कि इनके पास क्या चीज़ें हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या होता है, किसी भी प्राइवेट
सेक्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रमोटर मैनेजमेंट। अगर उनकी नीयत ठीक है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बाकी सारे एस्पेक्ट सेकेंडरी है। यदि उसकी नीयत खराब है तो प्राइवेट सेक्टर है, वो कुछ भी इंटरनल गड़बड़ कर जाएगा तो बाद में सब नंबर ऑफ बैंक्स के सामने आ ही रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये देखना चाहिए कि प्रमोटर्स की प्रोफाइल्स कैसी, प्रमोटर्स की प्रोफाइल क्या है, प्रेजेंट मैनेजमेंट कैसा है। सेकंड, उसका पास्ट के हिसाब से उसका ट्रेंड क्या है, कि उसका एनपीएज कितने हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, कि वो जितना एडवांस कर रहा है, क्योंकि उसकी एसेट्स तो एडवांस ही है जो लोगों को पब्लिक में बांट रखा है उसे। अगर वो एनपीएज बढ़ रहे हैं उसके, या एनपीएज उसका रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि एनपीए उसका कितना, वो जितना परसेंट लोन बांट रहा है उसमें से पता चल रहा है कि 2 या 3% इनकम है उसकी, इनकम है उसकी 5% और 5% एनपीए कर रहा है, तो अल्टीमेटली तो उसका लॉस ही हो रहा है। बिल्कुल। तो मेन तो मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स है, एनपीए है उसका। सर कोई इनिशियली पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी में जाना चाहे या कैपिटल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहे, तो सर उसको पहले गवर्नमेंट सेक्टर में एनालिसिस करना चाहिए, या प्राइवेट में, या इंटरनेशनल बिजनेसेस को पहले रीड करना चाहिए? मतलब अगर कोई इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाना चाहता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या किसी और कंपनी में, तो उसके लिए पहले कौन सा सेक्टर ज़्यादा सूटेबल है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या कोई इंटरनेशनल? एक्चुअली सेक्टर वाइज है। आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट एक सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स हैं, और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना, तो हर सेक्टर का अपना कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स फर्म्स हैं, कुछ एमएसएमई हैं, कुछ मिड कैप फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, राइट। तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। और सेकंड, कभी भी जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो सबसे पहले ऑलवेज बैंक्स जो हैं वो चलता है, ठीक है, बैंक चलते हैं। और जब बैंक इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सबसे पहले बैंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ही जाएगा, पूरे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, या पब्लिक डिपॉजिट्स भी वहीं रखेगी। उसके बाद अगर कोई, तो सबसे पहले तो बैंकिंग देखे, उसके बाद उसको आप अगर सेकंड सेक्टर देखेंगे तो जब किसी के पास पब्लिक के पास पैसा आता है प्रैक्टिकली, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जिसके पास साइकिल है वो स्कूटर खरीदता है, स्कूटर वाला कार खरीदता है, तो उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाती है जो चलती है जब इकोनॉमी ग्रोथ करती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हाउसिंग और अदर इंडस्ट्रीज आती हैं। जब भी इकोनॉमी ग्रो होगी तो सबसे पहले बैंक, उसके बाद ऑटोमोबाइल, उसके बाद फिर हाउसिंग और वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज और ये लग्जरी उसके बाद आएगी। सर इस गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस में उछाल आया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि ये तो इस बार कहते हैं ना, इंडिया के लिए, भारत के लिए दिवाली गिफ्ट था कि एकदम जो गोल्ड के प्राइजेस और सिल्वर के प्राइस, और अभी भी कॉन्स्टेंटली प्लस माइनस में जा रहे हैं। इस पे सर आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये सारा जो है इंटरनेशनल मामला है, इंडिया का मामला है ही नहीं, ये इंटरनेशनल है। और उसके लिए सारी जो फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन में जो आपस में तनाव चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो कम होता है तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अदरवाइज हर आदमी को लगता है कि हमें डॉलर, पहले डॉलर बाउंड में इन्वेस्ट करना पसंद करता था हर कंट्री, हर रिजर्व बैंक्स जो कंट्रीज के। अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है पिछले 3-4 साल से लगातार। उसको डॉलर बॉन्ड्स पे, डॉलर्स में उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उसको फेथ कम होता जा रहा है। तो इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट किया, चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, हर रिजर्व बैंक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि लोग बड़ा मतलब सोच रहे हैं कि काश जब 50,000 रुपये तोला था तब ले लेते, तो आज हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते। ये सब दिमागी कैलकुलेशंस हैं। बाकी ऐसा होता नहीं, आपके पास गोल्ड है और आपने बेच दिया और आप वापस खरीद लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल। सर आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक स्ट्रगलिंग बिजनेस में सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कि अगर एक बिजनेस सक्सेसफुल है तो उसके ऐसे फाइनेंसेस के क्या डिसीजंस होंगे, और एक बिजनेस जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, सेम पैरामीटर्स पे, सेम ईयर हो गए बट वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके ऐसे कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं जो उसने ना ढंग सही समय पे लिए हो? बेसिकली कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना, तो इसमें स्टार्ट प्रोडक्शन से होता है, परचेज, प्रोक्योरमेंट, और लास्ट सेल्स पे होता है। लेकिन वो लास्ट नहीं होता, लास्ट होता है रियलाइजेशन ऑफ द मनी पे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी बिजनेस का रियलाइजेशन ऑफ मनी यदि प्रॉपर है तो बिजनेस, प्रॉफिट हो लॉस हो अलग बात है, लेकिन वो डूब नहीं सकता बिजनेस, पहली बात। सेकंड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन में और जो बिजनेस बंद हो जाते हैं चलते हुए, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो होता है वर्किंग कैपिटल का।
क्योंकि अधिकतर सब बिजनेस में कंडीशंस एक जैसी होती है, सप्लायर भी वही होते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, सेल्स मार्केट भी वही होता है, लेकिन फिर भी वो डूब जाता है क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स आया और जिसकी वर्किंग कैपिटल नहीं है वो सस्टेन ही नहीं कर पाता, उसकी नेगोशिएशन की पावर ही ख़त्म हो जाती है, उसका सप्लायर उससे बदतमीजी करने लग जाएगा, उसको माल टाइम पे नहीं देगा क्योंकि उसको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा। तो वो इंडस्ट्री जिसकी वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है वो सक्सेस नहीं हो सकती और वो फेलियर हो जाती है। इंडिया में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो फेल हुई है मेरे एक्सपीरियंस से वो लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से। सर इससे ट्रेंड चेंज का भी कोई फ़र्क आता है? जैसे एग्जांपल है, जब नोकिया एक बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा था इंडिया में, बहुत अच्छा उनके पास वर्किंग, मुझे नहीं लगता कि वर्किंग कैपिटल की कमी होगी, बट उन्होंने अपने साथ ट्रेंड का इनिशिएटिव नहीं लिया। जो ट्रेंड चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसमें उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, और यही रीज़न था क्योंकि वर्किंग कैपिटल बहुत होते हुए भी वो नहीं मार्केट में सस्टेन कर पाए। बिल्कुल ठीक है, वो तो समय के साथ इंडस्ट्री तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, जब आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि पूरा एंड्रॉयड आया और उसने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और एंड्रॉयड कहाँ जाएगा वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया उसका सीएफओ की या जो भी कंपनी का एग्जीक्यूटिव था कि कहाँ जाएगा एंड्रॉयड और कहाँ दुनिया जाएगी, वो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ऐसे अपने कंपनी का फ्यूचर एनालाइज करना है। हाँ, फ्यूचर एनालाइज करना है कि भाई आने वाले 5 साल बाद कहाँ होगी वो कंपनी, वो प्रोडक्ट कहाँ होगा, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी होगी। सर एक कंपनी का जो सीएफओ, वो कम से कम कितने साल की फ्यूचर प्लानिंग अहेड करके चलनी चाहिए उसे, कम से कम कि 2 साल 3 साल 4 साल, कितने ईयर्स की उसको प्लानिंग करके चलना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, चाहे ऑपरेशनल कैपिटल के लिए, किसी भी चीज़? मिनिमम 3 इयर्स। मिनिमम अगर अच्छी कंपनी सक्सेसफुल चलानी है तो मिनिमम 3 इयर्स, क्योंकि और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो फिर बड़ी कंपनीज का अपना है, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक का उनका अपना बजटेड प्लानिंग होता है कि हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ होना है, 5 ईयर्स में कहाँ होना है। लेकिन 3 इयर्स का यदि प्लानिंग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है कभी भी। और किसी का अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपर है तो वो चेंज एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो डाइवर्सिफाई भी कर पाएगा बिजनेस अपना। उस लेवल की वर्किंग कैपिटल और फंड्स होंगे कि वो ट्रेंड्स के साथ फॉलो कर सके। सर आपके अकॉर्डिंग आने वाले 10-15 सालों के अंदर सीए प्रोफेशन की ऑप्ट और बढ़ेगा, कम होगा, लोग इसके महत्व को समझेंगे या इससे और विड्रॉ होंगे? नहीं, सीए प्रोफेशन में जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होगा आने वाले टाइम में, और अभी भी चेंज है, क्योंकि खाली आप ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन तक सीए प्रोफेशन रहेगा नहीं। अब आने वाले टाइम पूरा कम्प्लीटली ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो इसके अलावा सीएज का काम खाली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी होगा, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट भी होंगे, क्योंकि फंडिंग, फाइनेंस, क्योंकि अब ई कॉमर्स का ज़माना आ गया है, या बड़ी कंपनीज का ज़माना आ गया, बिग फर्म्स का आ गया, बिग बैंक्स का आ गया, तो उसके लिए सीए को एक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट मान के जो उनका ऑडिटर होगा या जो सीए होंगे तो मैनेजमेंट को साथ रखना पड़ेगा, और उसमें फंडिंग का है, फाइनेंस का है, एनालिसिस का है, ग्लोबल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इन सबको मतलब धीरे धीरे रोल और बढ़ेगा। हाँ, रोल बढ़ेगा सीए का, लेकिन सीए का पहले एक लिमिटेड दायरा होता था, टैक्सेशन, ऑडिट, उससे अलग हटके उसको अपडेट रहना पड़ेगा सब फील्ड में। तो सर अब जो बच्चा आगे सीए ऑप्ट करना चाह रहा हो, या वो अभी भी एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा हो कि मैं सीए आगे परस्यू करूं या ना करूं, तो उनके लिए सर आपका क्या मैसेज होगा कि भाई आपको सीए क्यों करना है, कैसे करना है, और करना ही करना है? नहीं, सीए एक्चुअली जितना अदर हम फील्ड देखते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अदर फील्ड्स हैं, सीए के साथ सीएसबी, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट सीए प्रोफेशन है या सीए कोर्स है। आप बहुत कम एज में 21 साल में सीए बन सकते हैं। पहली बात, पहले सीए बनने की गारंटी नहीं होती, रिजल्ट्स बहुत डाउन होते थे, अब इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें आपको आराम से हेल्प मिल जाती है, पढ़ाई तो रिजल्ट्स भी बेटर हो गए, तो आप सीए का पॉजिटिव 100% सीए क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते थे, अब एग्ज़ाम भी 3 बार होने लगे हैं, पहले टाइम बहुत कंज्यूम होता था। सेकंड, ट्रेनिंग पहले 3 साल की थी, अब 2 साल की हो गई है, तो टाइम कम लगता है, पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड, सीए करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस में जाएं, प्रैक्टिस में जाएं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मतलब आप विदेश में जाना चाहें विदेश में जा सकते हैं, कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, पीएसयू में जा सकते हैं, हर जगह आपको
इजीली मिल जाएगा। और सेकंड, अगर आपको चॉइस भी कर सकते हैं सिटी में, मेरे को दिल्ली रहना है, बॉम्बे रहना है, तो आपको वहाँ पे सर्विस भी मिल जाएगी। लेकिन और किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है जो इतना एक्सेसिबल हाँ एक्सेसिबल हो। और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से और भी फ़ायदा हो गया, अब विदेश में भी बहुत सीए जाने लग गए सर्विस में। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप सीए कर रहे हैं तो सीए के साथ कम एज में कर लेंगे, सेकंड साइमल्टेनियसली कोई और कोर्स भी कर सकते हैं। और जब अदर कोर्स करेंगे अकाउंट्स का या सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का जो एक 180 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, तो नंबर ऑफ पेपर्स बहुत कम देने पड़ते हैं। सीए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, तब भी काफ़ी पेपर्स कम हो जाते हैं। सीए क्वालिफाइड को तो बहुत नॉमिनल से पेपर दे के आपको वो डिग्री मिल जाती है इंटरनेशनल प्रैक्टिस करने के लिए, सीएफए की। सीए करने से आपको बहुत बेनिफिट्स है और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। हाँ करियर, और सीए वो सारे काम कर सकता है जो अदर कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, सीडब्ल्यूए कर रहा है, सीएफए कर रहा है, वो सारे काम करता है। बेसिक नॉलेज सब फील्ड की रहती है, एक्सपर्टाइज आप कीजिएगा किसी भी लाइन में सक्सेस होगी। और सीए अब हर लाइन में है, पॉलिटिक्स में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, बैंकिंग में हो। HDFC का दिलीप पारिक जी हैं, कुमार मंगलम बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं। हाँ बेस्ट कर रहे हैं। हाँ बेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीए के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे यंग माइंड्स को सीए के लिए और जागरूक होना चाहिए और एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। आपने इतना बताया कि सीए कैपिटल मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस और अपने खुद के प्रोफेशन के साथ साथ प्रैक्टिसिंग, सर्विस, बहुत सारे ऑप्शंस में जा सकता है। तो मैं तो ज़रूर चाहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को आज देखें, आज के पॉडकास्ट को देखें और सीए के प्रति वो अपने माइंड को क्लियर करें कि ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है रेदर देन इंजीनियरिंग, डॉक्टर के भी, और इसको मैक्सिमम ऑप्ट करें। मैं तो ये कहूँगा कि सीए प्रोफेशन में इस कैरियर के अलावा भी बहुत बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप अपना आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे के दिमाग में आपकी एक छवि होती है, वो अच्छी होती है। समाज में सर, नाम के आगे सीए लगना बहुत बड़ी बात है। परिवार में, समाज में, इवन तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कहीं वर्क के लिए भी जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो आपको एक डेजिग्नेट मतलब आप रेस्पेक्ट करता है। सेकंड अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप जिससे मिलेंगे उसको ये लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कभी फाइनेंस की जरूरत हर आदमी को पड़ती है, फाइनेंस से या टैक्सेशन से मैटर, तो वो आपको याद भी रखता है। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपसे रिलेशंस बनते हैं। और सीए प्रोफेशन में पर्टिकुलर एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपका डे बाई डे हर दिन कोई नया कॉन्टैक्ट बनता है, तो आपके बेस्ट प्लेस फॉर मार्केटिंग, सोशल सर्कल एज वेल एज कॉन्टैक्ट्स वो बहुत हर फील्ड में होते हैं। मेडिकल में भी आपको जानेंगे, जुडिशरी में भी जानेंगे। सर बिजनेस के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है नेटवर्किंग, और आपको यहाँ इससे बढ़िया नेटवर्क और क्या मिल सकता है। नेटवर्किंग, अगर आपका कोई अच्छा प्रैक्टिसिंग सीए जानकार हो तो अगर वो चाहे तो उसका हर फील्ड में कहीं आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो आपको कॉन्टैक्ट्स निकाल देगा। बहुत सही सर, बहुत सही। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, आज के पॉडकास्ट के लिए। आपके थ्रू हमने जाना कि सीए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं इसके थ्रू हमें पता लगा कि एक हिडन सेगमेंट भी कितना लाइटन हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। आज के पॉडकास्ट में हमने लेटेस्ट बजट में क्या क्या चेंजेस आए और नया बजट हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है इसके बारे में जाना। साथ ही सीए एज अ करियर हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी जाना। पॉज के पॉडकास्ट पर आप लगातार ऐसी पर्सनालिटीज़ को सुनते रहेंगे जिससे आपको लाइफ स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। अगर कुछ सेकंड का पॉज हमें बेहतर सोचने और समझने का अवसर देता है तो लाइफ में पॉज ज़रूर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।